नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात बदलते मीडिया और उसकी चुनौतियों की। बदलते समय के साथ मीडिया का स्वरूप भी बदला है। पहले अखबार और मासिक पत्रिकाओं के जरिए खबरों को जनता के सामने रखा जाता था और फिर तकनीक के आने के बाद टीवी और इंटरनेट ने मीडिया को नया स्वरूप दिया। जिस तेजी के साथ तकनीक बदल रही है, मीडिया का स्वरूप और विस्तार उसी तेजी के साथ हो रहा है। कहा जाता है कि 21वीं सदी में अब ऑनलाइन मीडिया ही सबसे ताकतवर और व्यापक पहुंच वाला मीडिया है। लेकिन आज के दौर में मीडिया के बदलते स्वरूप से क्या इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है या कम हुई है? क्या मीडिया समाज और राष्ट्र निर्माण की भूमिका को ठीक से निभा पा रहा है? आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बदलते दौर में मीडिया की भूमिका और उसकी चुनौतियों की। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हितेश शंकर हमारे साथ हैं, संपादक हैं 5 जन में। आप हितेश, आपका स्वागत है। प्रदीप कुमार सिंह हमारे साथ हैं, एडिटर हैं ओपिनियन पोस्ट में। आपका स्वागत है प्रदीप जी। आलोक वर्मा हमारे साथ हैं, संपादक और संस्थापक हैं news.com के। आपका स्वागत है। और अजय सिंह हमारे साथ हैं, संपादकीय निदेशक गवर्नेंस नाउ से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत अजय जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि लंबा अरसा आपने देखा है प्रिंट और उसके बाद टीवी और आज का दौर जिसे कहा जा रहा है ऑनलाइन मीडिया। किस तरीके से बदलाव अगर पिछले 5 खासतौर पर 5 दशकों में मैं कहूँ, 5 से 6 दशकों के बीच में इसमें आया है, और उस बदलाव के साथ मीडिया किस तरीके से बदलता रहा है अपने उद्देश्यों के साथ या अपने गोल्स, अपने लक्ष्यों के साथ? आपने हमारे से स्टार्ट किया, हालांकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आलोक जी, प्रदीप सिंह जी, ये लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और ज़्यादा इन्होंने टाइम दिया है, जिसमें कि उनके सामने और हमारे भी सामने जो ये चेंजेस हुए हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त था जबकि हम लोग को स्टोरी कहीं से भेजना होता था तो वो एक मुश्किल काम होता था। आज के दिन स्थिति ये है कि आप कहीं से भी फ़ोन पे स्टोरी लिख के, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसा हमने भी किया है, बहुत सारे और लोग हैं जो कि फ़ोन से भेज देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जहाँ एक एडवांटेज हम लोग को आया है, वहीं पे एक दूसरा रूप भी आया है। जैसे आज के दिन कहीं पे कुछ हो जाता है तो वो न्यूज़ इमीडिएट पहुंच जाती है। एबटाबाद में अगर कोई एक्शन हुआ तो हर जगह वो कोई ट्रेडिशनल मीडिया से नहीं आई, ट्विटर से आई या और चीज़ों से आई। उसी तरह इसका एक दूसरा भी एस्पेक्ट है, वो ये है कि न्यूज़ फेक होने लगी है। और फेक न्यूज़ से कई जगह अगर आपने देखा होगा तो कई जगह अनरेस्ट हो जाते हैं। तो दोनों पक्ष हैं। अच्छा भी लगता है कई बार जो रूप इसका चेंज हुआ है, और कई जगह लगता है कि अटेंशन स्पैन जो है वो थोड़ा लोगों का छोटा होता जा रहा है। तो उससे कहीं कहीं ये लगता है कि जो सार्थकता है जो बहस की, वो हल्की होती जाती है। आलोक जी, जो बात अजय जी ने की बहुत अहम है कि जिस तरीके से तकनीक आई और स्वरूप बदला और तकनीक के साथ रफ्तार आई, और अब मिनट और सेकंड्स में खबरें जहां हो रही हैं और उसके बाद वो जनता यानी दर्शक तक सामने पहुंच रही हैं। लेकिन इस तकनीक ने क्या विश्वसनीयता को बढ़ाया है या उसमें कहीं डेंट पड़ा है, उसमें कहीं आशंकाएं बढ़ी हैं कि वो दिग्भ्रमित करने वाली हैं, वो वाकई यथार्थ है, सच्चाई है, या कहीं उसमें कुछ मिलावट है? मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोनों तरीके से हो सकता है। आप उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एक, जिसे कहना चाहिए, डायमेंशन है। जब टेलीविज़न आया था और जब लोग पत्रकार टेलीविज़न से, अखबार से टेलीविज़न की ओर जा रहे थे, तो उस समय भी एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा था कि क्या ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में विश्वसनीयता है? क्योंकि जो आज ब्रॉडकास्टिंग है और जो सन 95 में ब्रॉडकास्टिंग थी, जो कि लगभग लाइव नहीं थी, आप रिकॉर्ड करते थे, लाते थे, उसमें एक देरी होती थी। और लगभग पहली बार लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग को जब कंज्यूम करना शुरू किया, उसको यूज़ करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, ब्रॉडकास्टिंग रियल है, इसमें बहुत कम चॉइस है कि आप कुछ उसमें से बिगाड़ सकते हैं। अखबार में चूंकि सोर्स होता था, आप लिखते थे कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, लेकिन विश्वसनीयता पत्रकार की इस समय इतनी ज़्यादा थी कि कभी कोई आदमी ये डाउट नहीं करता था कि अगर आपने अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के लिए कोई चीज़ कही तो ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता था कि ये गलत होगा।
यही बात अब इंटरनेट के दौर में आप देखें तो अभी फेक न्यूज़ की बात अजय जी ने कही, ये डायमेंशन शायद कभी पहले किसी ने इतने विशाल और विकराल रूप में इसको कभी एसेस नहीं किया था, लेकिन ये है। अब ये समझने एक समस्या सामने आपके आई है तो उसका समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता बढ़ी कैसे, उसका जो, अगर हम जर्नलिज्म को देखें तो जर्नलिज्म है क्या? जर्नलिज्म शायद यही कि आपको जो सोर्स है जहाँ से आपको खबर मिलती है उसी को तो हम, एक जर्नलिस्ट एक माध्यम उस सोर्स को लेकर खबर को पब्लिश करना। बिल्कुल। तो विश्वसनीयता कहाँ से आई? सोर्स से आई। अब वो जो सोर्स है उसी के पास एक टूल आ गया। अब आप देखिए कल से 2 दिनों से पूरे टेलीविज़न में, प्राइवेट टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी एक बहुत विशाल खबर है और कोई किसी के पास फ़ोटो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सोर्स ने ही जब वो 2 फोटो रिलीज़ करी तो उसी पे पूरी तरह से मीडिया, तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है कि इटली में बैठ के आपने 2 फोटो दे दी, उसी पर सारी खबर बन रही है। तो मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी मैच्योर होते होते टाइम लगेगा। फेक न्यूज़ में मैच्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे टूल्स ऐसे आएंगे कि फेक न्यूज़ बाहर हो जाएगी। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि विश्वसनीयता जर्नलिज्म की है और जर्नलिज्म के करने वाले की है। बाकी सारे मीडियम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। वाकई प्रदीप जी, मीडियम की अपनी समस्याएं हैं और वो धीरे धीरे सॉल्व होती रहेंगी। और जब जिस दौर में आपने प्रिंट में शुरू किया उस वक्त में एक पत्रकार या फिर उसका बैनर, उसका इतना बड़ा नाम या फिर उसकी इतनी बड़ी पहुंच होती थी कि वो एक दर्शक के लिए एक पत्थर की लकीर होता था। बदलते दौर के साथ क्या वो भरोसा कायम है, कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है, और फिर क्यों? नहीं, देखिए, समय के साथ प्राथमिकता बदली। प्राथमिकता क्यों बदली? जब मीडिया सामाजिक उत्तरदायित्व से एक प्रोडक्ट बन गया कि हमको बेचना है, मुनाफा कमाना है। मुनाफा कमाना है तो सामाजिक दायित्व का जो है वो सरोकार जो है वो उसकी बलि सबसे पहले चढ़ती है। तो ये एक परिवर्तन, अभी जो आलोक जी ने बात कही डिजिटल मीडिया की, खास तौर से बात की, देखिए वो दौर वो लौटा सकता है डिजिटल मीडिया। वहाँ उस तरह का दबाव अभी नहीं है। वहाँ लोगों को जो है छूट है, मतलब हर आदमी अपने आप में संपादक है, अपने आप में जो है वो एक मीडिया हाउस है, तो उस पर उस तरह के दबाव नहीं है। लेकिन वहाँ अभी उसको परिपक्व होने में अभी बहुत समय लगेगा। उसमें इतना गलत और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो सब चीज़ों को छोड़ दें जो समय के साथ ठीक होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट हो जाते हैं आप, जब एक उद्योगपति जो है वो अखबार को, टेलीविज़न के चैनल को निकालता है और उसका लक्ष्य होता है कि इतना साल में हमको कमाना है, तो उसके लिए फिर सामाजिक दायित्व या पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है, हालांकि ये उसी तरह से है जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करने जैसा, कि अगर आपकी विश्वसनीयता नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को बेच भी नहीं पाएंगे। तो आप दरअसल उसी प्रोडक्ट को रोज़ मार रहे हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं, जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज़ है। और ये आलोक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वो बहुत कुछ अब निर्भर हो गई है व्यक्ति पर। जो जहाँ है, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आपको विश्वसनीय लोग मिलेंगे, दूसरी तरह के लोग भी मिलेंगे। अब सवाल यह है कि किनको प्राथमिकता मिलती है। अगर लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो देखने वाला है, वो देखकर आपकी बात सुनकर वो 10 सेकंड में अंदाज़ा लगा लेता है कि आपकी बात में कितनी विश्वसनीयता है, उसको माना जाए या ना माना जाए, आप अपनी ओर से बोल रहे हैं या किसी और की ओर से बोल रहे हैं। तो ये फ़र्क जो है, जो दर्शक कर रहा है, मुझे लगता है कि मीडिया हाउस चलाने वालों को शायद वो फ़र्क अभी तक समझ में नहीं आया। हितेश, क्योंकि बदलते दौर में जब पहले प्रिंट की बात होती थी तो कहते थे कि सर्कुलेशन कितने का है, वो कहा जाता था कि शायद तय करता है कि भाषा क्या हो, उसकी लाइन क्या हो, किसकी तरफ झुकाव हो। टीवी आया तो कहा गया कि टीआरपी तय करती है। ऑनलाइन मीडिया आया तो कहा गया कि डेली के हिट्स तय कर रहे हैं। ये वाकई क्या बाजार के, जो प्रदीप इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ बाजार और मुनाफे की तरफ बढ़ चला है मीडिया, ये बड़ी चुनौती है? या फिर इससे ज़्यादा कहीं ये कि दर्शक भी उस मीडिया को अब उस सोर्स या उस जिज्ञासा को दूर करने वाले टूल की बजाय मनोरंजन के तौर पर देखने लगा है और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं? मुझे लगता है 2-3 बातें हैं इससे जुड़ी हुई। कुछ अच्छी हैं, कुछ चुनौतीपूर्ण हैं, कुछ चिंताजनक हैं।
जो अच्छी बात है वो तो ये है कि पहले अखबार निकालना मतलब सारी चीज़ें दांव पर लगाने जैसी चीज़ थी। जज्बा, जुनून, पैशन, और बहुत तो लोग कहते थे कि सनकी है ये जो अखबार निकाल रहा है। ये ग्लैमर का ऐसा पेशा नहीं था। ये आप देखेंगे पूरी तरह से अर्धवृत्त पूरा घूम गया है। ये ग्लैमर की दुनिया नहीं थी, यहाँ पर ग्लैमर बिल्कुल कम था। और उस समय जितने बड़े आर्थिक संसाधन थे, बाद में 100-100 करोड़ के चैनल थे, आज 10,000 के मोबाइल से लोग काम कर रहे हैं। तो आर्थिक दबाव जो था मीडिया पर वो तो हट गया है, परंतु इसके साथ ही जो दूसरी चुनौती इसके साथ जुड़ी हुई आई है कि जिस मीडियम ने ये दबाव हटाया है उसका अपना कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। तो रेवेन्यू मॉडल नहीं होगा तो उसमें प्रामाणिक लोग, ठीक लोग, तत्परता से काम करने वाले लोग कितने समय तक लगातार ये काम कर पाएंगे पैशन से, ये चुनौती है। राजस्व की चिंता ये आ गई है कि इसका काम चलेगा कैसे आगे। आपको पूंजी तो बहुत सारी नहीं लगानी है, मगर वो प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए जो जितना आपको पुश चाहिए वो कहाँ से क्रिएट करेंगे, ये एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात, अभी जैसे अजय जी ने कहा कि एबटाबाद वाली ओसामा की घटना थी, चाहे ओसामा की घटना हो या नेपाल में जो भूकंप आया, नेपाल के प्रधानमंत्री को नहीं पता चलता, मोदी जी ट्विटर देखकर बताते हैं। एबटाबाद में आसमान में मैंने कुछ हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी, कोई ऑपरेशन हुआ है, ऐसा एक ब्लैकबेरी से उस समय पर ट्वीट हुआ था। ये गति तो बताती है, मगर जैसे कहा कि ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग से आगे भी बात चली गई है कि ब्रॉडकास्ट असली स्पीड है या स्ट्रीमिंग की स्पीड को असली स्पीड माना जाए। रियल टाइम कौन सा है? स्पीड की भी नई एक डेफिनेशन में हम लोग चले गए हैं। परंतु इस सब ने क्या किया है, इस गति में फिर से प्रामाणिकता मारी गई है। और वो प्रामाणिकता ऐसे मारी गई है कि तेज के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि दबाव नहीं है, सबके पास संसाधन है, सबको एक सूचना देने की छटपटाहट भी है, तेजी भी है, सब अपने मंच भी चला रहे हैं। बहुत सारे लोग स्वांत सुखाय भाव से चला रहे हैं, कुछ मिशनरी भाव से चला रहे हैं, कुछ उसे प्रोफेशनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसमें जो सूचनाओं का हमला हो रहा है वो दर्शक, पाठक, श्रोता उसी के ऊपर हो रहा है। तो वो बौखलाया हुआ है कि असली चीज क्या है, असली चीज की खोज में वो कहां जाए। पहले खबर शाम को पूछते थे ब्यूरो में, बाकी जगह पर, कि आज किसके पास खबर है, तो ये देखते थे कोई एक स्टार रिपोर्टर होता था, उसके पास खबर होती थी, वो खबर उस दिन बिकती थी, बैनर लगती थी, बाकी अखबारों में भी तुलना होती थी, लोग पढ़ते थे, दिन भर विश्लेषण चलता था। अब ऐसा नहीं है। अब लोग ये देखते हैं कि आया भी है तो ये क्लिक करने पर मेरा टाइम ज्यादा जाएगा या मैं अगली खबर पर चलूं, तो ये स्थिति बदल गई है। अब पाठक भ्रम की स्थिति में, दर्शक भ्रम की स्थिति में, यहां फिर वो जो बात है कि खबर कितनी और खिलवाड़ कितना। मैं आलोक जी की बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा यहां पर। आलोक जी ने कहा कि जो सोर्स है वहां से जो आती है वही खबर है। इसमें एक और प्रक्रिया से जुड़ी हुई बात है कि सभी लेते हैं, जो पुलिस है वो उसके भी खबरी होते हैं, अखबार वालों के भी अपने सोर्सेज होते हैं, मगर उसके बीच में एक अनुभव का फिल्टर भी क्रिएट किया जाता है। वो अनुभव, क्योंकि जो खबर देने वाला है उसकी मंशा क्या है और यहाँ कितना अनुभवी व्यक्ति उसे डील कर रहा है खबर को। अब के दौर में आप देखेंगे कि तो खबर में वो जो फिल्टर है, अनुभवी लोग कहीं एक तरफ निकल गए हैं, जिन्हें मीडिया में बड़ा पैसा लगता है, ग्लैमर लगता है, परंतु अनुभव नहीं है। महत्वपूर्ण संवेदनशील खबरों को डील कैसे करना है ये अनुभव नहीं है। ऐसे लोग जब आते हैं तो किसी की मंशा खेल जाती है, तो या फिर साफ साफ कहा जाता है आज किस खबर पे खेलना है। खबर खेलने की चीज नहीं है। आलोक जी, ये बहुत अहम है, क्योंकि आपने टीवी का वो दौर भी देखा है जब सत्यता या फिर प्रमाणिक करने का पहला एक फिल्टर होता था और उसके बाद उसे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लगाया जाता था। वो जो सिस्टम था वो क्या आज कहा जाए कि जिंदा है या दम तोड़ चुका है या दम तोड़ता नजर आ रहा है? और अगर ऐसा है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किस तरीके से देखते हैं भविष्य में? देखिए, फिल्टर किसी भी न्यूज़ का या किसी भी खबर का फिल्टर क्या होता है? फिल्टर की दो प्रामाणिकताएं हैं। एक तो नंबर एक कि जो हम लोगों को हमेशा से सिखाया गया है, वो हर एक को ये बेसिक प्रिंसिपल हमेशा सिखाया गया भाई वो 5 W क्या है और 1 H क्या है। वो तो एक बेसिक खबर का प्रिंसिपल है ही। दूसरी प्रामाणिकता ये है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप क्या किसी खबर को कितनी गहराई से उस खबर की खबर को समझ सकते हैं। पहले मैं शायद थोड़ा समय लेते हुए बताऊंगा, पहले एक चीफ सब एडिटर नाम का एक अखबार में एक प्राणी होता था, और वो इतना इम्पोर्टेंट होता था, हर शिफ्ट में होता था
कि उस व्यक्ति को ये खबर की पहचान होती थी किस खबर को क्या ट्रीटमेंट कहाँ देना है, किस पेज पे देना है, उसमें क्या है। ये कॉन्सेप्ट था और हम लोगों ने सबने उस दौर में काम किया है और वो व्यक्ति सिर्फ खबर की उसको पहचान होती थी। ये फिल्टर का है। क्यों वो था? क्योंकि उसके पास नॉलेज थी। उसको ये था कि किसी भी खबर को कितनी गहराई से, किस डायमेंशन से देखा जा सकता है। दौर बदला, ब्रॉडकास्ट आया। ब्रॉडकास्ट में इनिशियली अगर आप देखें तो सारे वो लोग ब्रॉडकास्ट में गए जो ट्रेंड जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट प्रिंट के थे। बिल्कुल। तो प्रिंट में इनिशियल जर्नलिज्म अगर आप देखें तो आपको शायद शिकायत का बहुत कम मौका मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वहाँ कुर्सियों पे बैठे थे, न्यूज़ रूम्स में बैठे थे, उनको वो एक्सपीरियंस था। लेकिन ब्रॉडकास्ट मॉडल या ब्रॉडकास्टिंग बदला कैसे? अब आपको सबको पता ही है कि 95 से लेकर और 2018 में कहाँ 2 या 3 चैनल से आज आपके पास 250 चैनल्स हैं। ना हमारे पास ट्रेनिंग है, ना हमारे पास कोई ट्रेंड है। हमारी एकेडमिया वर्ल्ड जो है वो उतना बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाया उस हिसाब से जिस हिसाब से करना चाहिए था, और इंडस्ट्री की डिमांड थी। तो क्या हुआ, ज़्यादातर लोग जिस भी तरीके से मिल सकते थे उनको बुला लिया गया, उनको वहाँ रख दिया गया। अब वो सीनियर इस बात पे नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको खबरों की पहचान है, उनको नॉलेज बहुत है, लेकिन वहाँ काम करते करते वो सीनियर हो गए। अब 5 साल में आदमी, मैं अपनी ये दुविधा बता सकता हूँ कि जब मैं कभी जाता हूँ और जिनको नहीं मालूम कि आप कौन हैं, परिचय बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो 5 साल की सीनियरिटी के बाद अपने आप से कहते हैं मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। शायद मुझे भी आज कहने में मुश्किल होती है, आप मेरा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन 5 साल का व्यक्ति अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट मानता है। तो वो जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो मैं कहूँगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो बहुत मिसिंग है, जिसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। तो फिल्टर आएगा कहाँ से? फिल्टर सिर्फ सीनियरिटी से आ सकता है, और वो सीनियरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में बाय वे ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स हैं, नॉट बाय वे ऑफ द नॉलेज, बाय वे ऑफ द वर्क जो आपने वहाँ किया हुआ है। मैं एक छोटी सी आपको घटना लेकर, अजय जी हाँ चूँकि हैं स्क्रीन पर, तो इसलिए इनको हम बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, तो ये मौका है उनसे मिलने का भी। इनको याद होगा कि वीपी सिंह फतेहपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे और अजय जी वहाँ मौजूद थे, और उस इलेक्शन में एक छोटा सा हादसा हुआ था, वो भी उनको याद होगा। हरकिशन शास्त्री जी वहाँ से भी लड़ रहे थे, और ये भी इन्होंने बात करी कि खबर को जल्दी भेजने के लिए क्या था। तो फतेहपुर का किस्सा था, और फतेहपुर के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ से आप अपनी खबर अपने अखबारों में भेज सकते हैं। वहाँ से आपको लखनऊ आके खबर लिखनी थी और भेजनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि तब जर्नलिस्ट ये इस जल्दबाजी में नहीं रहता था, उस खबर को पुख्ता करता था तब उस खबर के बारे में। और यही अगर दौर आज का हो तो बगैर किसी जानकारी के छोटी सी एक लाइन के ऊपर पूरी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। अजय जी, बहुत अहम बात कही आलोक जी। मैं थोड़ा सा इसमें और चाहूँगा कि आज का जो दौर है, और जब टीवी खासतौर पर क्योंकि दोषी माना जाता है, आज बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि टीवी ने जल्दबाजी और सही रिसर्च या जो सतही ज्ञान था उसके आधार पर इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उसके चलते चुनौतियां बढ़ गई हैं। ये कितना सही है? और जब अब हम ऑनलाइन मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया, वो फेक न्यूज़ उसके साथ एक चिपका हुआ है। ये दोनों जो चुनौतियां हैं, इसको डील कैसे करें? आलोक जी ने अभी जिस घटना का जिक्र किया उसमें मैं आगे बताऊं कि हम लोग उस समय न्यूज़ भेजना था, और फिर हमने इन्हीं से पूछा कि सुनिए क्या किया जाए। तो हम लोग दोनों एसएसपी ऑफिस गए और वहां से फ़ोन करके और कुछ न्यूज़ बताई। तो उस समय वाकई में ये बड़ा मुश्किल काम था कि न्यूज़ कैसे भेजा जाए। आज के दौर में न्यूज़ भेजना बहुत आसान हो गया है, लेकिन एक जो बहुत मूलभूत अंतर आया है वो आप देखिए, प्रदीप जी शायद कह रहे थे, हमें जहाँ तक वो है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़ मीडिया जो लेके चल रहे हैं, उनके इंटरेस्ट किस तरह से वाइडर होते जा रहे हैं, और जो कि इंटरेस्ट इससे अलग है, जर्नलिज्म से अलग है, रियल एस्टेट में है, किसी और चीज़ में है। तो उसकी वजह से ट्रेडिशनल मीडिया कहीं ना कहीं वो जो धार होती थी वो खो रही है। और सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो कोई उसमें सब कुछ फेक ही आता है। कई बार तो आप ये देखिए कि कई इश्यूज इंडिया में भी ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं आए, सोशल मीडिया उसको लेके आया और बहुत अच्छे ढंग से लेके आया। पर कहीं ना कहीं डम्बिंग डाउन
यानी आपको इंफॉर्मेशन से इतना डम डाउन कर देते हैं रीडर्स को कि रीडर्स उसमें उनको दिक्कत हो जाती है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। और ये जो एक चीज़ है वो हमारे ख्याल से टाइम के साथ इवॉल्व होगा और उसमें चीज़ें चेंज होंगी, पर जो मूलभूत है वो ये है कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट, रेवेन्यू कैसे इसमें लाया जाए, ट्रेडिशनल मीडिया किस तरह से अपने को रीइन्वेंशन हो इसका और नए ढंग से वो चीज़ों के लेके आगे बढ़े। और प्रदीप जी, जो दौर है अमेरिका से लेकर आप किसी भी देश में देखें, हाल में जो घटना हुई ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोग ये भी कहते हैं कि असल में जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को मीडिया ना तो फॉलो कर रहा है और ना ही मीडिया में जो ट्रेनिंग की बात है कि कैसे करना है वो भी नहीं है। सच क्या है उसको दिखाने की बजाय बाइट यानी कि बयानों तक सीमित है और उसी के इर्द गिर्द कुछ घंटों तक रहने के बाद वो वापस किसी नए सामान को, नए बयान को ढूंढता है और फिर उसके पीछे लग जाता है। क्या ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे ना तो ज्ञान है ना वो जो मूल उद्देश्य मीडिया का है समाज या राष्ट्र निर्माण को लेकर उसकी तरफ है? इसमें बदलाव कैसे होगा? नहीं, देखिए, अभी बात हो रही थी फिल्टर की, अनुभव के फिल्टर की। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। 1989 में जनता दल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी, इसमें प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचन होना था। दोनों एजेंसी, यूएनआई और पीटीआई के रिपोर्टर थे। एक एजेंसी का रिपोर्टर अपेक्षा के युवा था, दूसरे थोड़े अनुभवी थे। देवीलाल खड़े हुए, उन्होंने चंद्रशेखर जी का नाम प्रपोज किया। जो युवा रिपोर्टर थे दौड़ते हुए गए, अपनी एजेंसी को ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, चल गई। उसके बाद फिर जो है मामला बदल गया, फिर वीपी सिंह का नाम प्रपोज हुआ और वो नेता चुन लिए गए। दूसरी एजेंसी के जो अनुभवी रिपोर्टर थे वो बाद में गए। पहली एजेंसी को अपनी खबर किल करनी पड़ी, तो क्योंकि उनको पता था कि अंदर क्या चल रहा है जनता दल में, उसकी डायनेमिक्स क्या है, क्यों ये नाम आया, क्यों ये नाम हो सकता है नहीं रहे। ये जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, ये समझ नहीं होगी, तब तक आपके लिए मुश्किल होगी। दूसरी बात, आपने अमेरिका का भी उदाहरण दिया, तो वहाँ तो कम से कम वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मुकदमा करने को तैयार है, रिपोर्टर की ओर से लड़ने को तैयार है। यहाँ तो हो सकता है शाम को आपका मालिक आपको नौकरी से निकाल देता है। तो आज संपादक या रिपोर्टर या जर्नलिस्ट की आज़ादी उतनी ही है जितना उसका मालिक देता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखता है। आपका कमिटमेंट जर्नलिज्म के प्रति है, प्रोफेशन के प्रति अपने है, उसका नहीं है। वो समाज सेवा के लिए नहीं आया है मीडिया में, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो या डिजिटल का माध्यम हो। तो वहाँ से जब तक आप उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे कि अगर ये खबर सही है, हम सही हैं, तो सही होगा। आपने सही खबर दी है और सरकार का या प्रभावशाली व्यक्ति का किसी दबाव पड़ा, मालिक आपसे कहेगा इसका खंडन छापिए, आपको छापना पड़ेगा। अगर आप रेजिस्ट करेंगे आपको निकाल दिया जाएगा। आपके लिए आपके प्रोफेशन से कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। तो ये जब तक अंदर से नहीं आएगा, हमारी फ्रेटर्निटी के लोग खड़े नहीं होंगे कि भाई ये बहुत हो गया, हमारी क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी। हमारे लिखे पर, हमारे बोले पर, हमारी दी हुई खबर पर अगर किसी को भरोसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है इस प्रोफेशन में होने का? फिर तो किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। अगर सिर्फ पैसा कमाना, नौकरी करना और तनख्वाह मिलने की बात है तो वो दूसरे प्रोफेशंस में भी मिशन तभी रहेगा जब उसके लिए आप खड़े हैं या फिर उसको जिंदा रखने के लिए आप ताकत लगा रहे हैं। आखिरी कमेंट में चाहूँगा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, देश की जिस तरीके की चुनौतियाँ हैं और जिस तरीके का बदलाव हो रहा है, क्योंकि स्वनियमन की बात होती है, सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, वो कितना मजबूत दिखता है या फिर कुछ और नए विकल्पों की तरफ की बात होनी चाहिए? मुझे लगता है कि स्वनियमन की बात जो होती है वो गंदगी को गलीचे के नीचे दबाने का काम ज़्यादा है उसमें, और स्वनियमन के लिए कदम बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। फेक न्यूज़ की खबर लेने के लिए एडिटर्स गिल्ड को काम क्यों नहीं करना चाहिए था? कौन सा काम उन्होंने किया? और फेक न्यूज़ की अगर आप पड़ताल करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पांचजन्य में हम एक स्तंभ नाम लेकर छापते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से बात करके छापते हैं कि यहाँ पर ये खबर गलत छपी है और ये गड़बड़ है।
इस देश में मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि देश का जो सबसे बड़ा पत्रकारिता का सम्मान समझा जाता है, वो सम्मान जिसे दिया जाता है पुस्तक को, गीता प्रेस गोरखपुर को लांछित करने के लिए एक पुस्तक लाई जाती है और महात्मा गांधी का उसमें उदाहरण दिया जाता है। और जब हम शोध करते हैं तो पता चलता है कि उसके रेफरेंसेस झूठे हैं, तो पत्रकारिता उसे सम्मानित भी कर रही है, मगर ये फिल्टर कहीं ना कहीं छीज गया है, खत्म हो गया है। और फेक न्यूज़ से जो लड़ाई की भावना थी वो दिखावा ज़्यादा दिखाई देती है, और कार्रवाई के स्तर पर, अनुभव की वापसी के स्तर पर वो नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ज़्यादातर मीडिया संस्थानों ने अपने शिक्षण संस्थान खींच रखे हैं, खोल रखे हैं। वहाँ से जो नए बच्चे हैं वो तेजी से मिल जाते हैं, आउटपुट ज़्यादा दिखाई देता है, मगर उसके पीछे वाला फिल्टर आहिस्ता से हटा दिया जाता है, जो इस खबर की प्रामाणिकता का एक स्तंभ था। और आप ये देखिए कि आज न्यूज़ रूम में 50 साल से ऊपर के लोग क्यों नहीं हैं? विदेशों में ये है, अमेरिका में, आपको ब्रिटेन में दिखाई देंगे, मगर भारत में क्यों नहीं है? आपको हमेशा ऐसे ही रिपोर्टर ही क्यों चाहिए कि आप 5 साल में, जो आलोक जी ने कहा कि अनुभवी हो जाते हैं, अनुभव ऐसे नहीं आता है। ये हाईली प्रोफेशनल पेशा है, इसे ये माने बिना अगर जब तक पत्रकारिता होगी, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आलोक सर, बहुत संक्षेप में भी वक्त खत्म हो चुका है। सत्य ढूंढने और सत्य को दिखाने की जो एक मिशन जिसे कहा जाता था, वापस अगर इसे लौटना है, और जो आपने कहा कि उम्मीद दिखती है ऑनलाइन मीडिया में, क्या एक बड़ा कदम है जो उठाना होगा? मुझे उम्मीद ही नहीं दिखती, मैं पूरी तरह से विश्वास है मुझे, क्योंकि फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा फिल्टर है कहाँ? उसी स्थान पर। अगर एक तरफ फेक न्यूज़ लोग देते हैं तो फेक न्यूज़ को अपोज करने वाले, तुरंत उसको ये बताने वाले कि ये फेक है, वो भी लोग वहीं पे मौजूद हैं। और अगर आप देखें कि समाज में जिनको हम कहते हैं कि समाज की ऐसी तमाम सारी चीज़ें होनी चाहिए जो समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब समाज में ही जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि जो बेस्ट काम होता है, या जो जिस समय का आज का काम डिजिटल मीडिया कर रहा है, जो काम एक्चुअली सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मीडिया, हम जस्ट उसको डिवाइड करने के लिए कि अखबार में या टेलीविजन में ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं होती, और क्यों आज रिपोर्टर किसी भी न्यूज़ रूम में जब काम करता है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे टेलीविजन हो, वो सबसे पहले ट्विटर, सबसे पहले फेसबुक, सबसे पहले इन सब मीडियम्स पर जाके क्यों खबर की खोज करता है? तो ये बात तो ये माननी पड़ेगी, खबर कहीं ना कहीं पहले और ज़्यादा विश्वसनीय कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया पर है। लेकिन डिजिटल मीडिया के अपने छोटे, जिसे कहना चाहिए, अपनी लिमिटेशंस हैं, और मुझे लगता है उन लिमिटेशंस को ट्रेडिशनल मीडिया, चूँकि इतना परिपक्व मीडिया इतने सालों से है, उसको वहाँ से उठाना चाहिए, उसको बड़े स्तर पर प्ले करना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि टेक्नोलॉजी ही हमारा इस पूरे फेक न्यूज़ सिस्टम को, या बेटर न्यूज़ को, या विश्वसनीय खबर को दोबारा दौर यही मीडियम लेके आएगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और समझाने के लिए कि बदलते दौर में मीडिया कैसे बदला है, और इस बदलते मीडिया के बीच उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, और उससे कैसे हम निपट पाएंगे। और बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था ब्रेक्जिट समझौते को लेकर। निर्मल सिंह लिखते हैं कि थेरेसा मे की ओर से लिया गया निर्णय काफी हद तक कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि जल्द से जल्द फैसला करना जरूरी हो गया था, और इससे ब्रिटेन को नई दिशा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए कई फैसले लेने में सक्षम होंगे। आप दर्शक अपनी राय में भेजते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।